सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लिटरेरी थ्योरी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं फ्रॉम द लेटेस्ट अप टिल द ओल्डेस्ट, ताकि हम लोग जज कर पाए कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे एंड अब आज के करंट ट्रेंड्स में या करंट एग्जाम्स में कैसे टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो हमें जज करने में मदद करेंगे कि क्या हमारी तैयारी सही ट्रैक पर चल रही है या नहीं, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से राइटर के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इन सभी चीजों के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा हो, और इन सभी वीडियोस को मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर प्लेस कर दूंगी, ताकि आप एग्जाम से पहले लाइन बाय लाइन उन सभी थ्योरीज एंड सभी क्वेश्चन बैंक को एक अच्छी तरीके से देख पाए। एग्जाम में जाने से पहले जब आप इन प्लेलिस्ट को एक के बाद एक देखेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये क्वेश्चंस जब एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में आपके सामने होंगे तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं तो अब मैं कहाँ जाऊं। तो मेक श्योर कि आप इन प्लेलिस्ट वगैरह को जरूर से चेकआउट करें, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो सिंगल थ्योरी है, आपके एग्जाम में 14 थ्योरीज में से एक थ्योरी है, तो जरूर से इस बात को याद रखिएगा कि आपने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 थ्योरीज को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हो। अगर आप चाहें तो इन थ्योरीज को मेरे पेड कोर्सेज में जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने इन सभी थ्योरीज को विथ राइटर्स एंड उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ा के रखा है। जरूर से इस बात को मत भूलिएगा कि आपको सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना होता है, क्वेश्चंस भी अपने एग्जाम से पहले लगा के जाने होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप जरूर से इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल लेट यू नो कि आप किस तरीके से सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस की अगर आप फ्री पीवाईक्यू प्रैक्टिस चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड न जाने कितने बच्चों की हेल्प की है इन चैनल्स ने। तो ये दिस इज फॉर फ्री, प्लीज गो अहेड एंड इनको ज्वाइन करिए एंड अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और एक के बाद एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझेंगे। तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी चीजें आज समझ में आने वाली हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, थ्योरी भी समझ में आ जाएगी एंड क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं उसकी भी आपको फुल सेटिस्फैक्शन आज के वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स गो। दिसंबर 2018 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, जो दिखने में बड़ा लगता है पर बहुत ही ज्यादा इजी है। न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू लिटरेरी क्रिटिक हैं या न्यू क्रिटिक बोल सकते हैं, वो हैं आई.ए. रिचर्ड्स। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको नाम दिया इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इस बुक के अंदर इन्होंने कुछ टोटल मीनिंग्स के बारे में बात की है कि इन चार चीजों को मिला के आपके किसी भी वर्क, किसी भी पोएट्री का टोटल मीनिंग आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि है सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। तो यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको अलग अलग क्रोनोलॉजी में डाल कर दिए गए हैं। आपको एग्जैक्ट वे में याद करना पड़ेगा, विच इज सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन आर द टू मेजर मीनिंग्स, जिसके बारे में आपके आई.ए. रिचर्ड्स ने अपनी बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर बात की है, जो उनके एक एक्चुअल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के थ्रू ही आता है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार और कई कई तरीकों से पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को के फॉर्मेट में इसको प्लेस करके। तो मेक श्योर कि आपने इसको डिटेल में भी पढ़ा हो और इसको अच्छी तरीके से आप लोग जानते भी हो। दिस इज द आंसर, विच इज सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। December 2021 में you have been asked this question which says who among the following considered paraphrase a heresy। हम सब लोग जब मास्टर्स के एग्जाम देने जाते थे तो जल्दी जल्दी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पोएट्री की या नॉवेल की समरी इंटरनेट पर खोज लेते थे और उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट पे पढ़ के चले जाते थे कि मोटा मोटा हमें पता लग जाए एंड हम जाके एग्जाम में उसको बड़ा बड़ा करके 25 मार्क्स का क्वेश्चन लिखकर चले आएंगे। तो आपके क्लिनेट ब्रूक्स, जो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू लिटरेरी क्रिटिक या न्यू क्रिटिक माने जाते हैं, उन्होंने अपने सेमाइनल वर्क द वेल ब्रॉट अर्न, जो 1947 में पब्लिश हुई थी, एक एस्से लिखा उसके अंदर बाय द नेम द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, कि जब भी आप किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट को या फिर किसी पोएट्री को, नॉवल को एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में उसकी समरी बना देते हैं, उसकी पैराफ्रेजिंग कर देते हैं, तो आप कर रहे हैं एक बहुत बड़ा पाप, जिसको इन्होंने हेरेसी बोला है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एक वर्क जो अपने यूनिक फीचर्स, अपने यूनिक फॉर्म एंड अपने यूनिक स्टाइल में लिखा गया है,
उसकी पैराफ्रेजिंग करके उसकी यूनिकनेस, मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल स्टाइल को आप डिस्टॉर्ट कर देते हो, खराब कर देते हो, उस वर्क को एक बहुत ही छोटे फॉर्मेट में आप श्रिंक करके निकाल देते हो, जो कि एक सही वे नहीं हुआ आपके किसी वर्क को जज करने का, एंड दिस शुड नॉट बी डन। तो आपके क्लीनेथ ब्रूक्स का जो वर्क है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, उसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, एंड दिस पर्टिकुलर आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। December 2021 में you have been asked this question where you have to find out who among the following belongs to the Chicago School of Critics। ये एक लिटरेरी मूवमेंट है या फिर आपके एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स हैं जिनको हम लोग नियो अरिस्टोटेलियंस कहते हैं। ये कुछ ऐसे आपके ग्रुप के बंदे निकल के आए थे या क्रिटिक्स निकल के आए थे जो अरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर डालने की या फिर उसको यूज करके एक वर्क को जज करने की टेक्निक्स के बारे में बात करते थे। थोड़ा सा ये लोग इन लोग की न्यू क्रिटिक्स वाले बंदों से नहीं मिलती थी, जो कि ऑथर की बायोग्राफी एंड आपकी सब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते थे। सो मेक श्योर आपने नियो अरिस्टोटेलियंस या फिर शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को पढ़ा है और उसके अंदर आने वाले सभी राइटर्स के बारे में पढ़ा है। इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट का पार्ट है। तो आपका आंसर है एल्डर ऑस्लॉन एंड आर.एस. ट्वेन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जिनको आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, एंड दिस इज द आंसर। अक्टूबर 2022 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसान है आपके लिए क्रैक करना। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी में इन सभी ऑप्शंस में से क्या अप्लाई करेगा। Point number A, it draws considerably from the works of I.A. Richards and the critical essays of T.S. Eliot। अगर आपने न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड एंड हमारे जो टी.एस. इलियट हैं वो हमारे फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ओल्ड क्रिटिसिज्म का पार्ट होते होते इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिविटी की थ्योरी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था, जो ये कहता था कि एक ऑथर की बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री एंड उसकी बाकी डिटेल्स को उसके टेक्स्ट से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि आई.ए. रिचर्ड्स के जो वर्क हैं एंड आपके जो क्रिटिकल एसेज हैं टी.एस. इलियट के, वो बहुत ज्यादा एक बोल सकते हैं कि इनिशियल बन जाते हैं, इनिशियल टेक्स्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज करेक्ट। Point number B says some of its concepts are preempted by F.R. Lewis, which is completely correct. F.R. Lewis is one of the new critic जो कि आप लोग न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं। इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी को लेके बहुत बड़ा योगदान दिया है एंड हेंस इन्होंने कई सारी थ्योरीज न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर ऑलरेडी दे रखी हैं। देन वी हैव पॉइंट नंबर C. It distinguishes between literary and scientific usage of the language. This is a very important point. जब भी आप न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, स्पेशली आई.ए. रिचर्ड्स के वर्क को, तो आप देखेंगे कि इनके जो न्यू क्रिटिक्स है वो बताते हैं कि आपकी जो लिटरेचर होती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसके कई सारे यूसेज होते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज को जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप स्टेट करते हो फैक्ट्स, लेकिन आप जब इमोटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो तो आप इमोशंस पैदा करने की कोशिश करते हो अपने रीडर्स के अंदर, एंड हेंस आपकी जो लैंग्वेज होती है लिटरेचर की, उसका अलग अलग रोल होता है, विच इज साइंटिफिक लैंग्वेज एंड इमोटिव लैंग्वेज। तो पॉइंट नंबर C भी आपका सही बैठेगा, एंड इसी के साथ हमें हमारा आंसर मिल जाता है, विच इज पॉइंट नंबर 1, विच इज A, B एंड C। हम लोग बाकी पॉइंट्स को भी जरूर से देखेंगे ताकि हम लोग इसको और बेटर समझ पाए कि ये क्यों इसके ऑप्शंस नहीं है। पॉइंट नंबर D, it encourages an extensive exploration of contextual and autobiographical background of the literary production। By now आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि न्यू क्रिटिसिज्म बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करता है, टेक्स्ट से एक ऑथर की सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करता है। तो कहीं से सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक ऑथर की हिस्ट्री, उसके उस बैकग्राउंड और ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में वो जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत बैठ जाएगा। एंड इसी के साथ जो आपका पॉइंट नंबर E है जो कहता है कि इट वाउचेस फॉर हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट। हिस्टोरिकल एनालिसिस एक टेक्स्ट की ये हो जाएगी कि ये वाला जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है विक्टोरियन एरा में लिखा गया है या एलिजाबेथन एरा में, उस टाइम पे कौन से राजा रूल कर रहे थे, इन सभी चीजों से आपके टेक्स्ट को मतलब नहीं होता है, या फिर टू बी स्पेसिफिक आपके न्यू क्रिटिक्स को बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। इसी की वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एंड A, B एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ गया होगा।
मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही सिंपल बट अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। द जर्नल स्क्रूटनी वाज फाउंडेड इन 1932 बाय। अक्सर हम लोग से डेट वाली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ ये जो पर्टिकुलर वर्क है इस राइटर ने पब्लिश किया, कौन सी डेट को पब्लिश किया। बट यहाँ पे वाइस वर्सा हम लोग को इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि स्क्रूटनी नाम के जर्नल 1932 में पब्लिश होने वाला किसने पब्लिश कराया या किसने फाउंड किया। तो एफ.आर. ल्यूइस ने इसको फाउंड किया है। एंड अगर मैं आपको इसकी और डिटेल्स दूं तो क्यूडी ल्यूइस दैट इज अपनी वाइफ के साथ मिलकर इन्होंने इस पर्टिकुलर मैगजीन को पब्लिश कराया। जो न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो मेजर टेनेट है दैट इज क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट को प्रोपोगेट करने के लिए ये जर्नल बनाया गया था और इस टेनेट्स को प्रोपोगेट किया जाता था कि आपको एक टेक्स्ट की क्लोज एनालिसिस करनी चाहिए और इनका जो भी अपना पर्सनल मेथड था उसको पब्लिश कराते थे। इस पर्टिकुलर मैगजीन में कुछ आपके लिटरेरी मूवमेंट्स में आने वाले ऐसे ग्रुप है जिनको अटैक भी किया गया है। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर मैगजीन को डिटेल से पढ़ के जाए या फिर इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोग जरूर से हासिल करें। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही बैठता है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। नंबर वन, इट फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। कहीं से भी आपके न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर हिस्टोरिकल डिटेल्स, बायोग्राफिकल डिटेल्स या फिर पर्सनल डिटेल्स ऑफ द ऑथर या फिर किस एज में लिखा गया है, इन सभी डिटेल्स को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत बैठेगा। पॉइंट नंबर टू, द मेन लॉ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इट शुड बी सब्जेक्टिव एनालिसिस। मैंने कई बार आपको ये चीज पढ़ाई है कि सब्जेक्टिविटी पे फोकस ना करके अपनी पर्सनल चॉइसेस या ऑथर ने क्या सोच के लिखा होगा इसके बारे में बात ना करके आपके न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है। क्लोज रीडिंग एंड क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत बैठेगा। पॉइंट नंबर सी, द डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर ऑफ न्यू क्रिटिक इज एक्सप्लिकेशन। अब सारा जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो इस पर्टिकुलर वर्ड पे ही बोल सकते हैं कि डिराइव आप कर सकते हो। जिसको इसका मतलब नहीं समझ में आया, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो बच्चा गलत कर बैठेगा। एक्सप्लिकेशन का मतलब होता है क्लोज रीडिंग। तो ये बहुत ही चालाकी से यूजीसी नेट ने एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने रखा है कि बच्चे इसके बारे में काफी ज्यादा सोचें या जिसको नहीं पता है उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। सो एक्सप्लिकेशन आपसे कहता है कि जब आप एक टेक्स्ट की क्लोज एनालिसिस करते हो, उसके टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, उसके शब्दों में क्या लिखा है, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस से क्या मतलब निकलता है, उसको हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर जरूर से पढ़ते हैं। दिस इज द मेजर टेनेट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो पॉइंट नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4 भी हम लोग देख लेंगे। The distinction between literary genres does play an essential role in new criticism. आपके न्यू क्रिटिसिज्म में क्या आपके जॉनरास के बेसिस पे वर्क को जज किया जाता है कि नहीं भाई नॉवल है, प्ले है या फिर पोएट्री है, तभी हम लोग उसके एनालिसिस को उसकी डिटेल एनालिसिस को करेंगे। एंड अगर आपका कोई और जॉनरा है तो हम लोग उसको अलग वे में देखते हैं। तो किसी भी तरीके की बायसेस हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं देखते हैं। हालांकि आपके दिमाग में जरूर आएगा कि न्यू क्रिटिसिज्म को आप जब भी पढ़ते हैं तो न्यू क्रिटिक्स एंड आपके फॉर्मलिस्ट पोएट्री पर बहुत ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, पर कभी भी बायस्ड नहीं है ये लोग कि नॉवल को अगर हमें जज करना है तो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके जज करेंगे एंड पोएट्री में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। सभी जॉनरास इनके लिए बराबर हैं एंड इनका जो काम करने का तरीका है वो ऑब्जेक्टिव है एंड क्लोज एनालिसिस पे बेस्ड है। एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लिकेशन सेज एंड दैट इज व्हाई हमारा आंसर सी हो जाता है। जून 2013 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है एंड द आंसर इज पॉइंट नंबर 3, locating the meaning of literary work in the internal relations of the language that constitute a text। आप सभी को पता है कि न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी बात करती है आपके टेक्स्ट के बारे में rather than ऑथर के बारे में। ऑथर की बायोग्राफी, ऑथर की हिस्ट्री, ऑथर की सोशियोलॉजिकल स्टेटस, इन सभी के बारे में वो जानने की कोशिश नहीं करता है। उसने जो वर्क लिखा है उस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है उसकी क्लोज एनालिसिस करने में ज्यादातर आपका जो न्यू क्रिटिसिज्म है इंटरेस्टेड होता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, जहां पर आप किसी भी तरीके की बाहरी फैलेसीज
एंड बायसेस से अपने वर्क को दूर रखते हो। तो पॉइंट नंबर 3 आपका आंसर बन जाएगा, बट आई विल रीड ऑन द अदर ऑप्शंस फॉर यू ताकि आपको समझ में आए कि वो ऑप्शंस क्यों नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, एन एम्फेसिस ऑन द डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर। ऑथर की पर्सनालिटी और उसका क्या लिखने का स्टाइल था, इससे आपका न्यू क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता है। स्ट्रेसिंग द वर्च्यूज ऑफ डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड द एथिकल मीन, इसके बारे में कहीं से भी आपके न्यू क्रिटिसिज्म में बात नहीं की जाएगी। जब ऑथर की लाइफ से हमें मतलब नहीं है तो काहे का डिसिप्लिन एंड काहे की एथिकल मीनिंग, इसके बारे में कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा कि न्यू क्रिटिसिज्म इज टॉकिंग अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 4, evaluating a literary text against a backdrop of historical events, कि ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा गया है तो अच्छा ये विक्टोरियन एरा में लिखा गया है। विक्टोरियन एरा में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स चला करते थे। उस टाइम पे जो महारानी विक्टोरिया थी वो कहती थी कि अ पर्सन शुड बी अ फैमिली मैन एंड एथिक्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए। मतलब कि ये जो बाहरी डिटेल्स होती हैं एक टेक्स्ट को उसके हिस्ट्री से जोड़ के जज करने वाली, इसमें आपका न्यू क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई ये 3 ऑप्शंस नहीं होंगे। अवर आंसर इज पॉइंट नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2023 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही सिंपल बट अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विच सेज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। अब आप जब भी लिटरेचर के अंदर मल्टीपल वर्क्स को पढ़ते हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर किसी भी राइटर के किसी भी एक वर्क को उठा के उसकी पब्लिशिंग डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी एंड टू बी स्पेसिफिक आपके न्यू लिटरेरी क्रिटिक विलियम एम्सन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, जो 1913 में पब्लिश हुई थी। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर आपके विलियम एम्सन ने बताया है कि किस तरीके से पोइट्री के जो वर्ड्स होते हैं उनके कई ज्यादा मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जो उसकी मीनिंग में एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को क्रिएट करते हैं। सो दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको टाइटल बेस पे एंड आपको थोड़ा सा डिटेल बेस पे पता होना चाहिए कि कौन सी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के बारे में आपके विलियम एम्सन ने बात की है। दिस इज द आंसर एंड आई होप दिस इज क्लियर। जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन विच सेज सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इंटेग्रल टू न्यू क्रिटिसिज्म। आप सभी को पता है कि आपकी जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज है उनके अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉइन किए गए हैं या जो भी उस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर आते हैं उससे आपके एग्जाम में जरूर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी से आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन जहां पर आपको बताना है कि इन सारे पॉइंटर्स में से न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के अंदर कौन कौन सी ऐसे टर्म्स हैं जो इंटेग्रल हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी को पढ़ चुके हैं, जानते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये वाली थ्योरी क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करती है कि आपको ऑथर की जानकारी और उसकी बायोग्राफी और हिस्ट्री से मतलब ना रख के टेक्स्ट के अंदर उसकी लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा हुआ है उससे मतलब रखना चाहिए। जब भी आप किसी भी टेक्स्ट या मतलब किसी भी पोएट्री को उठा के उसके अंदर क्या लिखा है पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसके फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उसकी किस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा गया है, उसका टेक्सचर किस तरीके से, उसको जानने की कोशिश करेंगे। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच की जब भी बात आती है तो आप आयरनी, मेटाफर, पैराडॉक्स और इन सब चीजों को पकड़ने लगते हो। तो ये अगर आपके पास जानकारी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज्यादा आसान है। यू कैन सी कि टेंशन इन पोएट्री, आपके एलन टेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू क्रिटिक है, उन्होंने ये टर्म दिया है, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही बैठेगा। देन वी हैव आयरनी, जो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जो किसी भी पोएम के अंदर या पोएट्री के अंदर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। एंड सेम गोज योर पैराडॉक्स, तो आपका आंसर बन जाएगा ACNE, जो कि है पॉइंट नंबर 3। मैं बाकी सारे टर्म्स को भी बता देती हूँ आपको कि मिरर स्टेज हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं देखते हैं। ये आपके जैक लाकान की थ्योरी है जो आप लोग साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। एंड पोलिफोनी हमारे मिखाइल बख्तिन का टर्म है जो एक पर्टिकुलर वर्ड की मल्टीपल वॉइसेस के बारे में बात करता है, जो अगेन न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं आएगा। सो आई होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा कि कौन सा टर्म कौन सी थ्योरी को बिलोंग करता है, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन। जून 2023 में पूछा गया है आपसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज का एक ब्लेंड के रूप में देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर से देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर आपको वर्क्स की लिस्ट देकर पूछा गया है कि आपको मैच करना है कौन से इन राइटर्स के वर्क हैं या कौन से पर्टिकुलर एस्से से एसोसिएटेड है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, आपके आई.ए. रिचर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था एंड ये इनकी बुक का नाम भी है। देन वी हैव न्यू क्रिटिसिज्म जो जॉन क्रो रैंसम से जुड़ा हुआ है बिकॉज ही इज क्रेडिटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन जो कि न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, इस टर्म को लेकर आते हैं। सो ये इससे एसोसिएटेड है। वी हैव वेल ब्रॉट अर्न जो कि क्लिनेथ ब्रूक्स का सेमाइनल वर्क माना जाता है। मेक श्योर आपने इसको डिटेल में भी पढ़ा हो बिकॉज इससे डिटेल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव द ग्रेट ट्रेडिशन जो कि एफ आर ल्यूइस का वर्क है। एफ आर ल्यूइस भी न्यू क्रिटिक थे लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग था न्यू क्रिटिसिज्म को टच करने का। उन्होंने आपके 4 राइटर्स के बारे में बताया है कि अगर आपको इस ग्रेट लिटरेरी कैनन का पार्ट बनना है तो इन 4 राइटर्स के वर्क्स को आपको देखना चाहिए या उनको अपना मॉडल बनाना चाहिए। सो दिस इज द आंसर जो कि आप मैच कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी लिटरेरी थ्योरी या किसी भी क्रिटिक को पढ़ें तो उनके वर्क्स को भी डिटेल में जरूर से पढ़ें। दिसंबर 2013 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, आई.ए. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 inaugurated a new phase in the history of English critical thought. What was this book subtitle? हम लोग अक्सर जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्रिटिक को पढ़ेंगे, उनके इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होंगे उनको पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को और उसकी डेट को भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं। पर आपका यूजीसी नेट एक स्टेप आपसे आगे है। किसी भी इम्पोर्टेंट राइटर की अगर सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, उनका सेमाइनल वर्क है, तो अगर उस पर्टिकुलर वर्क का एक सब टाइटल भी है तो वो अब आपका यूजीसी नेट आपसे पूछने लगा है या फिर हम लोग ने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आपके मेजर राइटर्स की जो सेमाइनल वर्क होते हैं, मेक श्योर कि आप उनके सब टाइटल्स को या उसके फुल टाइटल को जरूर से जानने की कोशिश करें, नहीं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन मिस आउट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में पब्लिश होने वाला आपके आई.ए. रिचर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और इसका जो सब टाइटल है स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट आपको रटा होना चाहिए बिकॉज ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है या फिर बुक है जो आपको डिटेल में भी पढ़नी चाहिए। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। दिसंबर 2015 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टेंशन इज एसोसिएटेड विद। आप लोग अगर न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ चुके हैं तो एक बहुत ही फेमस न्यू क्रिटिक है एलन टेट, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क टेंशन इन पोएट्री के अंदर टेंशन वाला टर्म पॉइंट आउट किया है जो कि बात करता है द कंट्रोवर्सी बिटवीन द मीनिंग ऑफ सजेस्टिव मीनिंग एंड द लिटरल मीनिंग, जिसको हम लोग कॉनोटेटिव मीनिंग एंड डिनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोएट्री में टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप एक ही पोएट्री के कई सारे मीनिंग्स को निकाल सकते हो। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो मेक श्योर कि आपने इस एस्से की डेट को और टेंशन इन पोएट्री दैट इज कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है जो कि एलन टेट को बिलोंग करता है। आई होप दिस इज क्लियर। जुलाई 2016 में पूछा गया है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। काफी सारे बच्चों को लगता है कि न्यू क्रिटिसिज्म ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, पर ऐसा नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म आपकी एक थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके आई.ए. रिचर्ड्स हु हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू क्रिटिक, उन्होंने किया था अपने बच्चों को। ही वॉज अ प्रोफेसर एंड एक पोएट्री पकड़ा के जहाँ पे ऑथर का कोई डिटेल नहीं थी, उनका नाम भी नहीं था, वो देकर ये कहते हैं कि जाओ इसके आप लोग इंटरप्रिटेशन करके लेके आओ। अगले दिन जब बच्चे लेके आते हैं तो एक ही पोएट्री के अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं, जिससे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को नाम दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म विच वाज द क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, जो कि आपके ऑथर की डिटेल्स और उसकी बायोग्राफी से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता था। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट नंबर 3 इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बिल्कुल फिट बैठ रहा है, द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आप बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे तो आपको क्लिक बैठेगा कि यही वाला ऑप्शन आपके लिए सही है। लेट मी रीड दैट फॉर यू। The close analysis of literary text in such a way so as to bring out their political meaning। तो हमें किसी भी तरीके का मीनिंग उसमें से नहीं निकालना है, किसी भी तरीके की सब्जेक्टिविटी उसमें अटैच नहीं करनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अ मूवमेंट विच विश टू मेक लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोर रेलिवेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था।
पॉइंट नंबर 4, द स्टडी ऑफ एम्बिग्विटी। आप जब किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो वो एम्बिगुअस हो जाता है, ये कहीं से भी आपका न्यू क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहने की कोशिश नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। नवंबर 2017 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू क्रिटिक्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। आप सभी ने न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्लीनेथ ब्रूक्स इज वन ऑफ द न्यू क्रिटिक, जो कि कहते हैं कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर वर्क को उसकी समरी निकालते हो या फिर उसकी पैराफ्रेजिंग करते हो तो आप उसके ओरिजिनल मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, उसके यूनिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ करके उसकी कुछ समरी निकाल के उसको शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस वर्क के साथ आप बहुत बड़ी हेरेसी या क्राइम कमिट कर रहे हो, विच शुड नॉट बी डन। तो आपके क्लीनेथ ब्रूक्स ने अपने फेमस सेमाइनल वर्क द वेल ब्रॉट अर्न, जो कि 1947 में पब्लिश हुआ था, उसके अंदर ये एस्से लिखा द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जिसको आपको जरूर से डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके क्लीनेथ ब्रूक्स का ये वर्क है। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। तो मेक श्योर कि आप इसके इस पर्टिकुलर एस्से को जरूर से पढ़ें, इसकी डिटेल्स को भी आप जरूर से गैदर करें और इसकी डेट को भी याद रखें। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। जुलाई 2018 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज इन द 1940s अ क्रिटिक एंड अ फिलोसोफर प्रोड्यूस्ड टू इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल पेपर्स कॉल्ड द इंटेंशनल फैलेसी एंड द इफेक्टिव फैलेसी, आइडेंटिफाई देम। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके दो वर्ड्स हैं या फिर आप इनको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बोल सकते हो, दो इंपॉर्टेंट ऐसे भी बोल सकते हो, जो कि अपने टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उनको किसने पब्लिश कराया? द आंसर इज मुनरो सी बियर्ड्सली एंड विलियम विमके विमसैट। ठीक है, ये इनके नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो न्यू क्रिटिक हैं ये, जिन्होंने बात किया था कि आप जब एक टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते हो तो आपको उसके ऑथर के इंटेंशंस, दैट इज द इंटेंशनल फैलेसी, एंड रीडर पर उसका क्या इफेक्ट है, विच इज द इफेक्टिव फैलेसी, से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन दोनों फैलेसीज को अपने दिमाग में रखते हुए किसी वर्क को जज करते हो तो ये एक वर्क को जज करने का गलत तरीका होगा। पहला ये कि आप ऑथर के इंटेंशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उसने ये सोचा होगा, उसकी लाइफ में ये हुआ होगा, तब जाके उसने ये लिखा है। एंड रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उसके ऊपर इस वर्क का क्या इफेक्ट होगा या फिर वो क्या सोचेगा, किस तरीके से इसको रिसीव करेगा, उसके बारे में अगर आप सोच के किसी वर्क को पब्लिश करोगे तो ये भी एक गलत टाइप की फैलेसी होगी। मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क को, बीइंग अ न्यू क्रिटिक, ये कहते थे कि आपको सिर्फ टेक्स्ट से मतलब रखना चाहिए एंड उसके ऑथर और उसके रीडर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये एसेज अपने आप में, ये टर्म अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं कि बताओ इंटेंशनल फैलेसी किसका टर्म है, इफेक्टिव फैलेसी किसका टर्म है। तो आई होप कि आप लोग ने इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपसे एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिकॉज इन तीनों के अंदर आपको कई सारे राइटर्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में, दैट इज द मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ टर्म्स पॉइंट आउट किए गए हैं एंड आपको लिस्ट 2 के अंदर दे दिया गया है कि यू हैव टू टेल कि इनको किसने किसने पॉइंट किया है। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर आपने राइटर्स के टर्म्स को अच्छी तरीके से सिर्फ बस खाली रट भी लिया है कि आपको पता है कि ये वाला जो टर्म है इस राइटर को बिलोंग करता है, तो आपके बहुत सारे मार्क्स आसानी से बन जाने वाले हैं। हेटेरोग्लोसिया हमारे मिखाइल बाख्तिन का टर्म है, जो कि आपके एक पर्टिकुलर वर्क की मल्टीपल वॉइसेस के बारे में बात करता है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, जो रेमंड विलियम्स का वर्क है, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप के थ्रू फेस करने वाली या फिर शेयर करने वाली जो फीलिंग होती है अबाउट एनीथिंग, उसको इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का नाम दिया है। देन वी हैव एम्बिग्विटी, जो कि हमारे बहुत ही फेमस न्यू क्रिटिक विलियम एम्सन का एक वर्क है, जिन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के बारे में बात की है कि पोइट्री के अंदर आपको एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वर्क की मल्टीपल लेयर्स बनती हैं एंड मल्टीपल मीनिंग्स बनती हैं, जिसको हम लोग एम्बिग्विटी कहते हैं। देन वी हैव डिस्कोर्स, जो हमारे
मिशेल फुको का बहुत ही फेमस टर्म है जो बात करता है आपके किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में या फिर ग्रुप में डिस्कोर्स के माध्यम से किस तरीके से आप नॉलेज एंड पावर को कंट्रोल करते हो या डिसमिनेट करते हो, ये टर्म उसके बारे में बात करता है। ये चारों ही टर्म्स आपके कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछे गए हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको डिटेल में भी जरूर से पढ़ के जाएं एंड आई होप कि ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर है। दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन जो कि है न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी से। एक बड़ा सा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है जिसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा सही आंसर है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या किसी भी लिटरेरी थ्योरी से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको उस थ्योरी के 3-4 बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटर्स याद आने चाहिए। हम लोग जब भी न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो इतना हम सबको पता है कि इस थ्योरी का कहना था कि हमें ऑथर के लाइफ से, उसकी बायोग्राफी से, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या उसकी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें ऑथर से मतलब नहीं है, हमें रीडर से मतलब नहीं है। दे आर फोकसिंग ऑन द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये लोग पोएट्री के बारे में और पोएट्री की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, कैसे टाइप के लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते थे। न्यू क्रिटिसिज्म आपकी सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करती है, जहां पर किसी भी तरीके के बायसेस को आपके टेक्स्ट में थोपा नहीं जाता है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेके क्लियर हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में बन जाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट। पॉइंट नंबर ए हमसे कहता है द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज्ड क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। द एग्जैक्ट कीवर्ड दैट आई गेव यू कि न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट या क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करती है। तो पॉइंट नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बैठ जाता है। देन वी हैव पॉइंट नंबर बी। The leading critics of new criticism are Alan Tate, Robert Penverin, आरपी ब्लैकमोर एंड केनेथ वर्क। अब ये वाला जो पॉइंट है उसी बच्चे से सही बैठेगा जिसने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर आने वाले सभी न्यू क्रिटिक्स को एक प्रॉपर लिस्ट में प्रिपेयर किया है एंड समझा है। अगर आपने इसको किया है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हमारे एलन टेट, रॉबर्ट पैनवेरन एंड आरपी ब्लैकमोर आर द न्यू क्रिटिक्स। अब आपको इसी तरीके से यूजीसी नेट कंफ्यूज करेगा कि हो सकता है आपने केनेथ वर्क का नाम कभी भी नहीं पढ़ा हो एंड ये बहुत ही मेजरली न्यू क्रिटिसिज्म से अटैच्ड नहीं भी है, एसोसिएटेड नहीं है। उसकी वजह से आपका ये पॉइंट गलत नहीं बन जाएगा क्योंकि बाकी जितने भी हमारे पॉइंट्स है या जो न्यू क्रिटिक्स है वो हमारे न्यू क्रिटिक्स का पार्ट है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए बिल्कुल सही बैठेगा। पॉइंट नंबर सी। The critical approach is extensively used in the study of novels and plays। आपसे यहाँ पर बोला गया है इस पॉइंट में कि न्यू क्रिटिसिज्म अप्रोच को हम लोग ज्यादातर नॉवेल्स और प्लेस के टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। आई होप कि आप सब लोग ने न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा है और समझा है कि आपका न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म थ्योरी पोएट्री और उसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होती है। हालांकि ये लोग जॉनरास में इतना ज्यादा फर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं पोएट्री को। तो पोएम को लेके आपके न्यू क्रिटिक्स एंड फॉर्मलिस्ट बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं, इस बात को याद रखिएगा, जिसकी वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी। The critical approach trends to discredit historical, social, political कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चीज कही गई है कि डिसक्रेडिट किया है उन्होंने किसी भी तरीके के आपके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल या किसी भी तरीके के कनेक्शन ऑफ द टेक्स्ट को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ जाता है और हमें ऑलरेडी एक आंसर मिल चुका है विच इज ए, बी एंड डी। हमारा फोर्थ पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम लोग ई ऑप्शन को भी जरूर से देखेंगे। जेसी रैनसम विच इज जॉन क्रो रैनसम ने पब्लिश की है एक बुक बाय द नेम ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म वेयर इन ही appreciates I.A. Richards, William Emerson and T.S. Eliot। अब ये भी एक बहुत ही घुमावदार टाइप का आपका पॉइंट है जो आधा पॉइंट सही है एंड आधा पॉइंट गलत है। एंड यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो जेसी रैनसम है उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म बुक लिखी है जिसके अंदर उन्होंने इन राइटर्स को अप्रिशिएट किया है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म नाम से ये एसोसिएटेड है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने इन राइटर्स को अप्रिशिएट नहीं किया है। तो पॉइंट नंबर ई जो है वो गलत हो जाएगा एंड इसी के थ्रू हम लोग को अपना आंसर मिल जाता है ए, बी एंड डी विच इज पॉइंट नंबर 4। आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दीज टाइप्स ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस इन योर एग्जाम।
जून 2024 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन फ्रॉम द वर्क ऑफ आई ए रिचर्ड्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू लिटरेरी क्रिटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मीनिंग इन अ पोएम एज डिफाइंड बाय आई ए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अगर आपने आई ए रिचर्ड्स को नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप आई ए रिचर्ड्स को जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, न्यू क्रिटिक है, जिनके कई सारे वर्क्स हैं और इनके कई सारे टर्म्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज वन ऑफ देम। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनकी एक बुक भी है और ये इनका एक एक्सपेरिमेंट भी था, जिसके अंदर इन्होंने सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटेंशंस जो कि एक वर्क के अंदर होते हैं, जिसके बारे में इन्होंने बात की है। इस क्वेश्चन के थ्रू इन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा मीनिंग ऑफ द पोएम है जो आपको नहीं दिखाई देगा इस पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस में से। सो फीलिंग है, आपका टोन है, इंटेंशन है, पर फॉर्म आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से फॉर्म हम लोग हटा देंगे। मेक श्योर कि सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन को आप इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करते हैं, बिकॉज इससे एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2024 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विच इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड नॉट एन एनालिटिकल क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स एक ऐसा आपका बोल सकते हैं टर्म है जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले या उससे एसोसिएटेड क्रिटिक्स को नाम दिया जाता है, जो आपके 1920s में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी को बहुत ज़्यादा ये प्रोपगेट करते थे एंड इनका जो तरीका था वो क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट था। तो अगर आपके पास ये जानकारी है कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से कौन से क्रिटिक्स जुड़े हुए हैं, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। द आंसर इज कि आपके एफ आर ल्यूइस जुड़े हुए हैं, उनकी वाइफ क्यूडी ल्यूइस जुड़ी हुई हैं, विलियम एमसन जुड़े हुए हैं एंड आई ए रिचर्ड्स भी इनसे जुड़े हुए हैं। मैंने पूरा एक वीडियो बनाकर इनके सभी जो राइटर्स जुड़े हुए हैं वो आपको पढ़ाए हुए हैं, सो मेक श्योर आपने वो देखा हो। केनेथ वर्क इज नॉट द राइटर जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स का पार्ट बनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इससे रूल आउट हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में एक नहीं 2 बार पूछा गया है अलग अलग राइटर्स के नाम देके, तो मेक श्योर कि आप कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स, येल स्कूल ऑफ क्रिटिक्स के जितने भी क्रिटिक्स एंड राइटर्स आते हैं उनको अच्छे से जरूर से प्रिपेयर करें। August 2024 में you have been asked this question which says who among the following published a series of essays titled The New Criticism। आप जब भी न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो आप जॉन क्रो रैंसम का नाम जरूर से पढ़ेंगे, बिकॉज ही वॉज दैट वन पर्सन जिनके क्रिटिकल एसेज जो कि द न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से ही हैं, विच इज अ कलेक्शन एंड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म की वजह से इस पूरी लिटरेरी थ्योरी को एक बहुत बड़ा नाम मिला था, या फिर लोग इसको जानने लगे थे कि इनकी वजह से ये जो नाम मिला है इस मूवमेंट को, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। सो जॉन क्रो रैंसम जुड़े हुए हैं द वर्ड न्यू क्रिटिसिज्म से एंड ऑल्सो इनकी जो बुक है 1941 में पब्लिश हुई थी, जो आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए और पता होनी चाहिए, ये आपका आंसर बन जाता है। वी हैव विलियम के विमसैट, वी हैव मुनरो बियर्डस्ली एंड एलन टेट। ये 3 राइटर्स भी आपके न्यू क्रिटिसिज्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके अलग अलग टर्म हैं। ये दोनों राइटर इंटेंशनल एंड अफेक्टिव फैलेसी के बारे में बात करते हैं। एलन टेट फेमस है अपने वर्क टेंशन इन पोएट्री के लिए। तो मेक श्योर कि इन सभी राइटर्स के सभी वर्क्स को आप लोग डिटेल में पढ़ें, बिकॉज इन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दीज वर अराउंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी अभी आपने न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म से लगाए, विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर उन क्वेश्चंस पे पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है तो जरूर से आप मेरे इस कोर्स को चेकआउट करें, जिसके अंदर मैंने सभी लिटरेरी थ्योरीज और उनके टर्म्स को बहुत ही आसान एंड सेग्रीगेटेड वे में पढ़ा के रखा है। मेक श्योर आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट करें, जो इसी आसान तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आप इनके फ्री डेमो लिंक्स को चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, उनके उन नंबर पे आपको मिल जाएंगे इनके फ्री डेमो लिंक्स, जिनके लेक्चर्स को देख के आप अपने आप को पर्सनली सेटिस्फाई करके तभी इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। आपने जो क्वेश्चंस लगाए वो 20 या 25 क्वेश्चंस थे। अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट टू इन सेग्रीगेटेड मैनर, जो आपकी पढ़ाई करने में, टारगेटेड स्टडी करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपको जज करने में मदद करते हैं कि आपका एक सेक्शन, एक थ्योरी कितनी अच्छी प्रिपेयर है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं,
तो मेक श्योर आप हमारे इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को चेकआउट करें, जो आपको बोथ ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, जो आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर करने में। मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करिएगा, जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक की तरह सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड एक ही जगह पर आप इन क्वेश्चंस को जब लगाएंगे अपने एग्जाम से पहले तो आपका अच्छा रिवीजन होगा एंड आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप एज वेल एज माय टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली इंस्टेंट नोटिफिकेशंस, लिंक्स एंड जो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती हैं जो फ्री में बच्चों की मदद कर रही हैं, तो मेक श्योर आप इनसे जरूर से जुड़े रहें और अपनी स्टडी में अपनी हेल्प करें। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम लोग हर एक लिटरेरी थ्योरी एंड अपने लिटरेचर के अलग अलग सेक्शंस को करते रहेंगे और आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। डू लेट मी नो योर फीडबैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज वीडियोस एंड नेक्स्ट कौन सी थ्योरी आप पढ़ना चाहोगे। I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.